हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आप सब कैसे हैं? मैं नायरा स्वागत करती हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल नायरा स्टडी हब पर। आज जो देखिए जो टॉपिक है वो है राइट टू एजुकेशन 2009 यानी कि शिक्षा का अधिकार RTE 2009। ये आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए, जिन्होंने सामाजिक अध्ययन यानी कि सेकेंड पेपर कक्षा 6 से 8 तक का है, जिन्होंने ये ले रखा है उसके लिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। प्लस यूपी टेट और भी जो शिक्षक पात्रता, जो भी शिक्षा से संबंधित जो भी पेपर यानी एग्ज़ाम होंगे उनके लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस बनते हैं और आते ही आते हैं। ये जो आप लोगों का वीडियो है ये आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये आप लोगों का क्या है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो एक ही वीडियो में हम इसको कंप्लीट करेंगे, क्योंकि वही चीज़ें इसमें हैं जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना? वैसे तो आप RTE पढ़ेंगे तो आप लोगों को काफ़ी टाइम लग जाएगा, लेकिन इसमें क्या है, इसमें पूरे जितना भी RTE है उसका निचोड़ है। तो आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग इसको पूरा देखिए, बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। जिससे क्या होता है, जब आप पूरा वीडियो देखेंगे तो हर चीज़ डिटेल में समझ में आएगी। ऐसे आप स्किप करके देखेंगे तो कुछ चीज़ें समझ में आएंगी और कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सके। तो चलते हैं, आज के फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है शिक्षा का अधिकार RTE 2009। वर्ष 2002 में संविधान के 86वें कितना तो 86वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21A कितना तो 21A, जिसे आप का भी कह सकते हैं, कि भाग 3 के माध्यम से 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया। उसके बाद देखते हैं, इसको प्रभावी बनाने के लिए 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में ये अधिनियम पारित किया गया। तो कब पारित किया गया? तो 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में ये पारित किया गया और 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में ये लागू हो गया। कब से लागू हो गया? तो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ और पारित कब हुआ? तो 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में ये अधिनियम पारित हुआ। आप लोग ये डेट याद रखिएगा बहुत अच्छे से, क्योंकि आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद RTE का ऑफिशियल नाम द राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 यानी कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। इसमें देख लेते हैं धाराएं। जो धाराएं हैं तो इसमें डिटेल में ना पूछकर देखिए, जो आपका सीटेड है, सीटेड के एग्ज़ाम में तो क्या होता है, क्वेश्चन थोड़े घुमा कर पूछता है। एग्जामिनर क्या करता है, क्वेश्चंस थोड़े घुमा कर पूछता है, सीधे सीधे नहीं पूछता है। लेकिन जब आप लोगों को हर चीज़ पता होगी तो कितना भी एग्जामिनर घुमा के क्वेश्चन कर ले, आप उसका राइट आंसर ही देंगे। इसलिए ये जो धाराएं हैं ये आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। धारा 12, अगर धारा 12 की बात की जाए तो इसमें RTE 2009 के अनुसार प्राइवेट स्कूलों में कितने प्रतिशत सीटें गरीब विद्यार्थियों के लिए आरक्षित होती हैं? तो 25%। कितनी? तो जैसे कि जो प्राइवेट स्कूल होते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, जो 25% सीटें होती हैं वो गरीब बच्चों के लिए होती हैं, जो उसमें निःशुल्क बच्चों को दी जाती हैं। वो कोई भी विद्यालय हो, कितना भी महंगा विद्यालय हो, लेकिन सभी विद्यालयों में क्या होता है, 25% बच्चों को, जो गरीब बच्चे होते हैं, गरीब तबके से आते हैं, उनको क्या होता है, शिक्षा मुफ्त में दी जाती है। और धारा 13 में क्या होता है, प्रति व्यक्ति फीस लेने पर शुल्क का 10 गुना जुर्माना देना होगा। यदि प्राइवेट स्कूल वाले ये कह दें कि किसी भी तरह की कोई भी फीस, कोई भी चार्जेस लगा देते हैं अगर बच्चों पर, उस तरह के बच्चे जो आरक्षण से आए हुए हैं, तो क्या होता है, तो प्रति व्यक्ति फीस लेने पर शुल्क का 10 गुना, जितना शुल्क लेंगे उसका 10 गुना जुर्माना
देना होता है। तो ये किस धारा में है? तो ये 13 धारा में है। और 12 धारा में, यानी धारा 12 में क्या है? तो प्राइवेट स्कूलों में 25%, यानी जो गरीब बच्चे हैं उनकी जो सीटें आरक्षित हैं वो 25%। उसके बाद देखते हैं, ये देखिए इसमें जुर्माना कितना होगा। तो इसमें देख लीजिए आप, धारा 13 के अंदर आप बच्चे की प्रवेश परीक्षा नहीं ले सकते हैं। यदि किसी बच्चे या पेरेंट्स का साक्षात्कार लिया तो 25,000 का जुर्माना होगा। अब देखिए इसमें और भी क्या चीज़ है धारा 13 में, कि जैसे प्राइवेट स्कूल होते हैं तो उसमें क्या होता है, कहते हैं कि बच्चों का तो इंटरव्यू लिया ही जाता है, प्लस जो माता पिता यानी पेरेंट्स होते हैं या गार्जियंस होते हैं तो सबसे पहले उनका क्या होता है, इंटरव्यू लिया जाता है, जो कि गलत होता है। क्योंकि बच्चों का इंटरव्यू तो पहले तो बच्चे जब वहाँ सीखने ही गए हैं तो इंटरव्यू लेने की तो कोई बात ही नहीं है, और उसके बाद पेरेंट्स का इंटरव्यू लेना तो ये तो गलत हो गया ना। तो इसमें क्या है, इसमें 25,000 रुपये का जुर्माना होगा। और किस धारा के अंतर्गत? तो धारा 13 के अंतर्गत। अब उसके बाद चलते हैं धारा 14 देख लेते हैं। किसी बालक के पास जन्म प्रमाण पत्र न होने की स्थिति में विद्यालय में प्रवेश लेने से इनकार नहीं किया जा सकता। यानी कि देखिए, शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य है। अगर वहाँ पे किसी बच्चे का एडमिशन गया, यानी कि उसका प्रवेश कराने के लिए कोई जाता है, और अगर टीचर ये कहती है, यानी कि अध्यापक जी ये कहती हैं कि हमें इसके यही डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो वो ऐसा नहीं बोल सकती, क्योंकि बच्चे का एडमिशन तो होना ही होना है। अगर उसका जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो कोई आंगनबाड़ी का कोई भी, जैसे कोई भी लेखा जोखा हो तो उससे काम चल जाएगा। अगर वो भी ना हो तो जैसे बच्चे के पास कोई आईडी नहीं है तब भी उनको एडमिशन तो करना ही रहेगा। अगर बच्चे के पास नहीं है तो माता पिता की तो कोई आईडी होगी ही, तो उस आईडी से बच्चे का एडमिशन करना ही करना है। क्योंकि टीचर को क्या है, बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अंतर्गत बच्चे के एडमिशन से वो मना नहीं कर सकती, क्योंकि उनको कोई भी अगर नहीं भी डॉक्यूमेंट्स है तब भी उनको बच्चे को विद्यालय में प्रवेश तो देना ही देना है। तो ये किस धारा में है? तो ये धारा 14 में है। उसके बाद धारा 15 की बात की जाए तो इसमें बच्चों को शैक्षणिक वर्ष के आरंभ में प्रवेश दिया जाए। किस धारा में है? तो धारा 15 के अंतर्गत है। अब धारा 16 की बात की जाए तो स्टूडेंट को ना तो कक्षा में फेल किया जाएगा और ना ही विद्यालय से निकाला जाएगा। अब देखिए, जो शिक्षा अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा के अंतर्गत क्या है, इसमें बच्चे को कक्षा में फेल नहीं किया जा सकता, यानी कि कक्षा 1 से 8 तक तो फेल ही नहीं किया जा सकता, और भी आगे की भी यही प्रक्रिया अब हो गई है। हालांकि ये प्रक्रिया हमें तो लगता है थोड़ी सी गलत ही है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, जब उनको पता हो गया है कि हमको फेल तो होना ही नहीं है, वो विद्यालय जाए या ना जाए, पढ़ाई करें या ना करें। वैसे तो हमारी समझ से तो ये धारा जैसे कि है, तो लेकिन ओपिनियन यही है कि बच्चे इसमें अब पढ़ नहीं रहे हैं बच्चे, तो लेकिन धारा 16 यही है कि बच्चों को फेल ना किया जाए और उनको विद्यालय से ना निकाला जाए। तो ये धारा तो बेस्ट है कि विद्यालय से ना निकाला जाए, लेकिन बच्चे पास हो जाएं बिना पढ़े हुए, तो ये तो जो बच्चों का भविष्य आगे वो कैसे उज्जवल हो पाएगा। उसके बाद धारा 17 देख लेते हैं। बच्चों को शारीरिक दंड देना और प्रताड़ित करना मना है। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन किस में आते हैं, आपके CDP में भी आते हैं, आपके पर्यावरण में भी आ जाते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपके देखिए पेडागोजिकल क्वेश्चन बनकर आ जाते हैं कि बच्चों को क्या दंड देकर सिखाना चाहिए, मार कर सिखाना चाहिए, इस तरीके के होते नहीं पेडागोजिकल क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आपका तो यहीं से तैयार हो जाता है कि बच्चों को शारीरिक दंड, यानी कि कोई भी ऐसा शारीरिक, जैसे मार कर उनको मारना नहीं चाहिए। जैसे पहले क्या होता था, मुर्गा बना दिया जाता था, इस तरीके से क्या होता था, हाथ फैलाओ, उस पर छड़ियाँ खाते थे हम लोग। ऐसा नहीं होता था कि अगर कोई भी गलती कर दी या होमवर्क बाई चांस नहीं करके ले गए, कोई भी बच्चे, सभी के साथ ऐसा हुआ है, तो क्या होता था, उन पे मार पड़ती थी।
और कभी कभी उनको मुर्गी भी बना दिया जाता था। और प्रताड़ित करना मना है, यानी कि उनको अगर वो होमवर्क करके नहीं ले गए तो उनको सुनाया जाता था कि तुम होमवर्क करके नहीं ले गए, उनको मानसिक प्रताड़ना भी दी जाती थी। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है कि बच्चे को ना तो आप मार सकते हो, ना डांट सकते हो, और यहाँ तक उसको आँख भी नहीं दिखा सकते हो। यानी कि बच्चा क्या है, सर्वे सर्वा है, और बच्चे के हिसाब से यानी उसी के अकॉर्डिंग हमको शिक्षा देनी है। तो ये धारा किस में है, तो ये धारा 17 में है। उसके बाद धारा 24 की अगर बात कर ली जाए तो इसमें देखेंगे शिक्षक के कर्तव्य। तो शिक्षक का समय पर आना ज़रूरी है। तो ये धारा 24 के अंतर्गत है। क्या है, शिक्षक समय पर विद्यालय आए, शिक्षक को पाठ्यक्रम को समय से पूरा कराना ज़रूरी है। उसके बाद है शिक्षक को पेरेंट्स के साथ मीटिंग ज़रूरी है, कि जैसे कि एक ऐसा टाइम, एक ऐसा दिन फिक्स करें और उसके बाद इसमें करना होता है, और उसके बाद जो बच्चों के जो पेरेंट्स होते हैं उनके साथ मीटिंग करनी होती है कि आपका बच्चा इतना पढ़ रहा है, इतना प्रोग्रेस की है, ये चीज़ बच्चों में ये कमी है, या जो भी जैसे भी होता है, तो पेरेंट्स के साथ मीटिंग की जाती है। तो ये धारा किस में है, तो ये धारा आपकी 24 में है। उसके बाद धारा 27 की बात की जाए तो RTE 2009 के तहत शिक्षक को गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाया जा सकता, जनगणना, चुनाव, आपदा प्रबंध छोड़कर। यानी कहने का मतलब यह है कि RTE 2009 के तहत शिक्षक को किसी अन्य कार्यों में नहीं लगाया जा सकता है। बस उनको किसमें, जैसे कि जनगणना करवा सकते हैं, चुनाव या आपदा प्रबंध छोड़कर। लेकिन अब इस पर भी प्रक्रिया चल रही है कि टीचर का सिर्फ काम पढ़ाना है और बच्चों को सिर्फ पढ़ाना है। ठीक है ना। तो ये धारा किसके तहत है, तो ये धारा 27 के। फिर उसके बाद है RTE 2009। अब देखिए आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग देखिए इस पर ध्यान दीजिएगा। वैसे तो ये आप लोगों के लिए पूरा वीडियो ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें चुनिंदा पॉइंट्स हैं जो आप लोगों के, देखिए अभी आप लोग CTET का एग्ज़ाम देंगे, UP-TET का एग्ज़ाम देंगे, इसके लिए तो आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है ही है। प्लस आप लोग जब विद्यालय में जाएंगे, आप लोग जब टीचर बन जाएंगे, तब भी आप लोगों के लिए ये सब चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी हैं। देखिए RTE 2009 में यानी 9 के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में छात्र एवं शिक्षक का अनुपात होता है। कितना होता है, तो 30:1, यानी 30 बच्चों पर एक टीचर। उसके बाद RTE 2009 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर छात्र एवं शिक्षक का अनुपात तो 35:1, यानी जो उच्च प्राथमिक यानी 6 से 8 तक में तो 35 बच्चों पर एक टीचर। उसके बाद RTE 2009 के अनुसार कक्षा 1 से 8 तक यदि प्रवेश दिए गए सदस्यों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी एवं शिक्षक का अनुपात कितना होगा, तो 40:1। उसके बाद है यदि प्राथमिक स्तर पर 150 से अधिक बच्चे हो तो इसके लिए प्रावधान 1 अध्यापक और 5 शिक्षक। देखिए क्योंकि 30:1 का है ना अनुपात, तो उस अकॉर्डिंग आपका कितना हो गया, तो 150 बच्चों पर तो 5 शिक्षक हो गए। लेकिन एक वहाँ पे क्या होना चाहिए, वहाँ पे एक प्रधानाध्यापक भी होना चाहिए। तो ये आपका हो जाता है कि यदि प्राथमिक स्तर पर 150 से अधिक बच्चे हों तो इसके लिए प्रावधान 1 प्रधानाध्यापक और 5 शिक्षक हो जाते हैं। उसके बाद है RTE 2009 के अनुसार शिक्षक के लिए एक सप्ताह में न्यूनतम कितने घंटे कार्य होते हैं, तो 45 घंटे। इसमें प्रार्थना स्थल से लेकर सारे टाइम काउंट किए जाते हैं, सारे घंटे काउंट किए जाते हैं। तो इसमें RTE 2009 के अनुसार शिक्षक के लिए एक सप्ताह में न्यूनतम कितने घंटे कार्य होते हैं, तो 45 घंटे एक सप्ताह की बात यहाँ पे हुई है। ठीक है ना। उसके बाद है आपका RTE 2009 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षणिक घंटे व कार्य दिवस होता है तो 800 घंटे और 200 दिन। इसमें क्या कहा गया है कि RTE 2009 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षणिक घंटे व कार्य दिवस होते हैं तो 800 घंटे और 200 दिन।
आप लोग याद रखिएगा इसको। उसके बाद है आरटीई 2009 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षणिक घंटे व कार्य दिवस होता है। अब यहाँ पे उच्च प्राथमिक स्तर की बात हो रही है तो 1000 घंटे और 220 दिन। यहाँ पे देखिए 800 घंटे थे और 200 दिन थे, और उच्च प्राथमिक में आपके हो जाते हैं 1000 घंटे और 220 दिन। फिर चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ है आरटीई 2009 के अनुसार किस कक्षा तक बालक को निष्कासित नहीं किया जा सकता, तो कक्षा 8 तक। उसके बाद देखते हैं आरटीई 2009 के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक के बालकों के घर से विद्यालय की दूरी चाहिए 1 किलोमीटर। यानी कि कहने का मतलब यह है कि आरटीई 2009 के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक के बालकों के घर से विद्यालय की दूरी कितनी होनी चाहिए, तो 1 किलोमीटर। और आरटीई 2009 के अनुसार एसएमसी यानी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का अध्यक्ष होता है, तो कौन होता है, तो अभिभावक होता है। उसके बाद है इस अधिनियम के अनुसार स्कूल के विकास के अनुदान एवं खर्च का उत्तरदायित्व विद्यालय प्रबंध समिति का होगा। आरटीई 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को किस शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत पढ़ना चाहिए, तो समावेशी शिक्षा व्यवस्था। समावेशी शिक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, जहाँ पर बच्चा कहीं से भी आया हो, अमीर तबके से आया हो, गरीब तबके से आया हो, बच्चा ऊंची जात का हो, नीची जात का हो, बिना देखिए जात पात में बिना भेदभाव किए, अमीरी गरीबी में बिना भेदभाव किए, बच्चा कैसा भी हो, उसमें कोई भी दोष हो, इन सबको नज़रअंदाज करके, इनको सबको हटा के एक ही छत के नीचे शिक्षा देना समावेशी शिक्षा कहलाता है। तो ये आपका है आरटीई 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को किस शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत रखना चाहिए। और देखिए विशेष की बात की गई है तो ये नहीं है विशेष में प्रतिभाशाली बच्चे ही आते हैं, यही तो है कि विशेष मतलब प्रतिभाशाली बच्चे भी आते हैं और पिछड़े बच्चे भी आते हैं, यही विशेषता होती है, या तो नेगेटिव में विशेषता या पॉजिटिव में विशेषता। तो इस तरह से समावेशी शिक्षा व्यवस्था हो जाती है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा आयु के अनुसार अधिक समझाती है। अब देख लेते हैं लास्ट पॉइंट है आज की सीरीज का, आरटीई 2009 के तहत दिव्यांग बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा 18 वर्ष तक है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें, जिससे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। थैंक यू।